स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों हम परसेंटेज सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज में आज हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर्स कवर कर चुका हूं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू परसेंटेज फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था पहली वीडियो के अंदर, और दूसरी वीडियो के अंदर हमने चेंज इन परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी इंप्लीमेंटेशन हमें क्वांट के अंदर कई चैप्टर्स में देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को मिस मत कीजिए क्योंकि आज की वीडियो को मिस करके आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो काइंडली इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी से आ सके। तो आइए दोस्तों आज का हम कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम है मल्टीप्लाइंग फैक्टर एंड सक्सेसिव चेंज। 2 चीजें हम पढ़ेंगे दोस्तों आज की वीडियो में। एक हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे सक्सेसिव चेंज के बारे में। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है या हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर को लगाते यूज कहां पे करते हैं जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कहां पे किस सिचुएशन में मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज किया जाता है। मान लीजिए हमें 5000 में 25% वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है जी, या फिर 5000 में 25% वैल्यू हमें लेस करनी है, माइनस करनी है। तो जब भी किसी वैल्यू में हमें परसेंटेज को बढ़ाना है या परसेंटेज को कम करना है, हमें परसेंटेज पता है कि इतनी परसेंटेज है और उसको बढ़ाना या कम करना है, उस सिचुएशन में हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करते हैं। ठीक है जी। अब देखिए 5000 में 25% को अगर ऐड करना है तो जो बेसिक प्रोसेस है वो क्या बोलता है कि 5000 का 25% निकाल के उसमें प्लस किया जाए। ठीक है जी, तो पहले मुझे 25% निकालना पड़ेगा जी 5000 का। जो वैल्यू आएगी उसको मैं 5000 में जोड़ूंगा। ठीक है जी, तो ये सॉल्व करके कितना बनता है 5000 प्लस इसका अगर 25% निकालूंगा कितना बनता है 1250। तो ये सॉल्व होकर कितना बना दोस्तों 6250। मतलब अगर मैं 5000 में 25% ऐड करूंगा तो वो कितनी वैल्यू बन जाएगी दोस्तों 6250 बनेगी। ठीक है, सिमिलरली अगर 5000 में मेरे को 25% कम करना है तो क्या बनेगा दोस्तों 5000 में से 25% कम, तो सबसे पहले मुझे 5000 का 25% निकालना पड़ेगा जी 25% ऑफ 5000 और उसको 5000 में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये 5000 में से मैं 1250 माइनस करूंगा जी तो कितना बन जाएगा दोस्तों ये 3750। तो ये हम परसेंटेज को प्लस कर रहे हैं या किसी वैल्यू में या फिर माइनस कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल हम बेसिक प्रोसेस से कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बोलता है उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर MF, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी डिटेल में आपसे डिस्कस किया था, एक बार फिर बता देता हूं। इनिशियल वैल्यू वो होती है दोस्तों जो चेंज होने से पहले होती है। ठीक है, और फाइनल वैल्यू वो होती है जो वैल्यू चेंज होने के बाद बनती है, परसेंटेज चेंज होने के बाद बनती है। तो परसेंटेज चेंज होने से पहले वाली वैल्यू को इनिशियल वैल्यू बोलेंगे और परसेंटेज चेंज होने के बाद जो वैल्यू बनेगी उसे हम फाइनल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, अब इस पहली एग्जांपल में हमें 5000 में 25% ऐड करना था। ठीक है, तो 5000 में 25% ऐड करने के बाद 6250 बना, यानी कि 5000 मेरा इनिशियल वैल्यू बन रहा होगा और जो 6250 है वो फाइनल वैल्यू। अब लगाएंगे किस तरह से, इनिशियल वैल्यू दोस्तों कितनी है जी हमारे पास 5000, इनटू हमें क्या करना दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब ये चीज ध्यान से समझना, अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, जितनी भी हमें परसेंटेज गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। अब हमें कितना परसेंट ऐड करना दोस्तों 25% ऐड करना है। ठीक है जी, 25% ऐड करने का मतलब है कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें 25% बढ़ाना है। तो ओरिजिनल वैल्यू को हम हमेशा 100% मानते हैं जी। ओरिजिनल वैल्यू को कितना माना जाता है 100%, तो उसमें कितना ऐड करना है 25%। तो 100% में 25% ऐड करने पे कितना बन जाएगा दोस्तों 125%। 125% यानी कि 125/100। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गया दोस्तों 125/100। तो इसको सॉल्व करने पे हमें कितना मिल गया 6250।
50, ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई, मतलब 25% ऐड करने के बाद इतना बनना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अब सब्ट्रैक्शन का केस भी देख लेते हैं जी। फॉर्मूला सेम रहेगा, विच इज इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। अब 5000 में हमें 25% कम करना है, तो इनिशियल वैल्यू तो 5000 ही रहेगी जी। अब 25% कम करना है, 25% कम करने का मतलब है कि ओरिजिनल वैल्यू में से 25% खत्म करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओरिजिनल वैल्यू दोस्तों कितनी मानते हैं हम, 100%। तो 100% में से 25% हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 75%। तो 25% लेस करने का मतलब कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा दोस्तों, 75/100। तो ये सॉल्व करके कितना बनेगा, 3750। तो होपफुली अब आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब समझ में आया होगा। तो जब भी हम किसी वैल्यू में कुछ परसेंटेज प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, उस सिचुएशन में हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे हमें इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बारे में पता चल सके। अब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हमें हमेशा याद रखने हैं, फिक्स है दोस्तों। ठीक है जी, देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनता कैसे है, जब हमें वैल्यू को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है परसेंटेज को, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे बनेगा, 100 + x%/100। और डिक्रीज करने के केस में क्या बनेगा दोस्तों, 100 - x%/100। यानी कि अगर हमें 20% वैल्यू बढ़ानी है तो 100 + 20/100, 120% हो जाएगी जी वो वैल्यू। और वही वैल्यू अगर हमें डिक्रीज करनी है 20%, यानी कि 100 में से 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80%। अगर हमें मान लीजिए 35% इंक्रीज करना है, तो 100 में 35% इंक्रीज होकर कितना बनाएगा, 135%, यानी कि 135/100। और 35% अगर डिक्रीज करना है तो 100 में से 35% डिक्रीज किया जाएगा, कितना बनाएगा, 65%। 12.5%, 100 में 12.5% प्लस करेंगे कितना बन जाएगा, 112.5%। ठीक है जी, और अगर 12.5% लेस करेंगे तो कितना बनेगा, 87.5%। तो बहुत आसान है, कोई भी वैल्यू जितनी आप इंक्रीज या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उससे हमें 100 में ही प्लस या माइनस करना होता है। अब ये एक तरीका होगा दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाने का, जिसमें हम परसेंटेज को यूज कर रहे हैं। सेकंड तरीका है जब हम फ्रैक्शन को यूज करें। ठीक है जी, हो सकता है कि कोई परसेंटेज डेसिमल्स में आ जाए, जिससे हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाने में जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी कैलकुलेटिव हो सकती है। तो हम फ्रैक्शन को यूज करके भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 4872 वैल्यू है हमारे पास, और इस वैल्यू में मैं 87.5% वैल्यू ऐड करना चाहता हूं। ठीक है जी, 4872 के अंदर 87.5% वैल्यू मैं ऐड करना चाहता हूं। तो अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करूंगा तो इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे लिए, 4872, और 87.5% मैंने वैल्यू ऐड करनी है, बढ़ानी है। तो इसको 100 में ऐड करूंगा, 100 में ऐड करके कितना बनाएगा, 187.5/100। ठीक है जी, तो ये वैल्यू कितनी आएगी। अब देखिए ये कैलकुलेशन काफी बड़ी लग रही है जी। ठीक है जी, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना। तो अब जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमने ये बनाया, ठीक है जी, इसको परसेंटेज की बजाय हम फ्रैक्शन से बनाएंगे। ठीक है जी, तो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे बनता है, इंक्रीज करना हो परसेंटेज को तो 1 + फ्रैक्शन। ठीक है जी, और अगर बाय चांस हमें परसेंटेज डिक्रीज करनी हो तो 1 - फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखते हैं 87.5% था हमारे पास। 87.5% की जो फ्रैक्शन है दोस्तों वो कितनी होती है, 7/8। अब ये 7/8 वाला जो फ्रैक्शन का पार्ट है ये मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किया दोस्तों इस सीरीज की, और वो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो 7/8 है। ठीक है जी, अब हमें बनाना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इंक्रीज करने का फॉर्मूला क्या है, 1 + फ्रैक्शन, यानी कि 1 + 7/8। तो ये दोस्तों कितना बनाएगा, 15/8 बनाएगा। ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गया कितनी वैल्यू का, 87.5% इंक्रीज करने का। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 4872 × 15/8 कर देंगे, बजाय के 187.5/100 के। ठीक है जी, तो दो तरीके हैं दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर को बनाने के। एक तो हम परसेंटेज में से बना सकते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं
100 प्लस x% बाय 100 या डिक्रीज करने के लिए 100 माइनस x% बाय 100। और दूसरा केस है दोस्तों फ्रैक्शन को यूज करके, तो इंक्रीज करने के लिए 1 प्लस फ्रैक्शन और डिक्रीज करने के लिए 1 माइनस फ्रैक्शन। होपफुली अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे क्रिएट किया जाता है वो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी। अब मान लीजिए हमारे पास और एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज 16.66% है, इसे हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कन्वर्ट करना और ये इंक्रीज की वैल्यू पूछ रहा है जी हमारे से। ठीक है जी। तो 16.66% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/6, ये भी हमने की कवर की हुई है। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर में हमें कन्वर्ट करना है तो 1 प्लस फ्रैक्शन बनाएंगे, 1 प्लस 1/6 बना देगा कितना दोस्तों 7/6। और अगर डिक्रीज का केस होता जी, सपोज 16.66% को डिक्रीज के केस में भी हम देख लेते हैं। ठीक है जी। फ्रैक्शन इसकी दोस्तों 1/6 ही रहेगी। अब हमें परसेंटेज को डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज करने के लिए जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कैसे बनेगा 1 माइनस फ्रैक्शन, 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है दोस्तों। और इंप्लीमेंट कैसे होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही है, विच इज इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। ठीक है जी। इसी फॉर्मूला से हम फाइनल वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें इनिशियल वैल्यू पता है। अगर बाय चांस हमें फाइनल वैल्यू गिवन है तो हम यहां से इनिशियल वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया दोस्तों विच इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर आज के लेक्चर का। अब चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ विच इज सक्सेसिव चेंज। तो वो भी इसी के साथ लिंक होता है, उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको सक्सेसिव चेंज का मतलब बताऊं जी, ठीक है जी, सक्सेसिव चेंज होता क्या है। ठीक है जी। व्हाट इज सक्सेसिव चेंज। तो जब भी किसी वैल्यू में हम परसेंटेज को एक से ज्यादा बार चेंज करते हैं, ठीक है जी, तो उसे हम सक्सेसिव चेंज बोलते हैं। ठीक है जी। तो क्या वो कब बोलते हैं जी, जब भी किसी वैल्यू में परसेंटेज चेंज, ठीक है जी, इफ व्हेन वी चेंज, व्हेन वी मेक अ चेंज इन परसेंट, व्हेन वी चेंज, सिंपली कर ले, व्हेन वी चेंज परसेंटेज more than one time, एक से ज्यादा बार हम परसेंटेज को चेंज करते हैं इन अ वैल्यू, ठीक है जी, उसे बोला जाता है सक्सेसिव चेंज। इट इज नोन एज सक्सेसिव चेंज। ठीक है जी। अब ये इंप्लीमेंट कैसे होता है, कैसे इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जी, आइए समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। पॉपुलेशन हमें गिवन है एक टाउन की, कितनी गिवन है दोस्तों 1 लाख। ठीक है जी। इट इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, हर साल कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है दोस्तों 10%। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 2 years, आज से 2 साल बाद कितनी होगी। आज 1 लाख है, हर साल 10% उसने बढ़ना है, तो 2 साल के बाद कितनी होगी। अब हो सकता है कईयों के माइंड में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आए आंसर कि हर साल 10% इंक्रीज होनी है जी, तो 2 साल में वो 20% इंक्रीज हो जाएगी, तो वो 1 लाख में 20% जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा 1,20,000। बट वो गलत है जी, क्योंकि यहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा दोस्तों वो सक्सेसिव चेंज का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है जी। सक्सेसिव चेंज का कॉन्सेप्ट कैसे देखते हैं। आज पॉपुलेशन कितनी है दोस्तों 1 लाख। ठीक है जी। ये करंट पॉपुलेशन है 1 लाख। ठीक है। हर साल 10%, तो पहला साल हम लेके चलते हैं। देखो एक साथ तो बढ़ेगी नहीं जी 2 साल की, एक साल करके ही बढ़ेगी, तो पहले साल में कितनी बढ़ जाएगी 10%, तो 10% हमें इंक्रीज करना है, तो 10% इंक्रीज करने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दोस्तों कितना बनता है 110/100। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करने पे हमें कितना मिलेगा 1,10,000। ठीक है। ये जो पॉपुलेशन आई दोस्तों ये 1 साल खत्म होने के बाद आई। अब दूसरा साल शुरू हो गया, दूसरे साल में फिर 10% बढ़ेगी, तो दूसरे साल में 10% फिर प्लस करना इसमें, तो अब 1,10,000 में 10% और जोड़ेंगे, तो 10% जोड़ना, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो फिर वही आएगा जी 110/100। ठीक है। अब इसको सॉल्व करके कितना बना 1,21,000। ठीक है जी। मतलब 2 साल खत्म होने पे जो पॉपुलेशन होगी दोस्तों वो कितनी होगी 1,21,000, ना कि 1,20,000।
तो अब ये देख सकते हैं कि आंसर में डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम डायरेक्टली 20% लगाते तो आंसर 1,20,000 आना था, बट सक्सेसिव चेंज हम यूज कर रहे हैं तो 1,21 बन रहा है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब इसको हम और डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू था दोस्तों। तो इनिशियल वैल्यू हमारे लिए कितनी है, आज पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख। ठीक है, तो पहले साल कितना इंक्रीज हुआ, 10%। तो पहले साल 10% है, यानी कि 110/100। अब दूसरे साल फिर इंक्रीज हुआ कितना दोस्तों, 10%, फिर 110/100। मतलब कि जितने साल होगा उतने साल हम उतने ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, 2 zeros ये कैंसिल हुई जी, 2 zeros ये कैंसिल हुई, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना बना, 1,21,000। तो इसे बोला जाता है दोस्तों सक्सेसिव चेंज। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब एक वैल्यू में हम एक से ज्यादा बार परसेंटेज चेंज करते हैं इन अ सीक्वेंस। ठीक है जी, सीक्वेंस जरूरी है। जब हम सीक्वेंस में मतलब पहले एक चीज इंक्रीज की जाएगी और चेंज होने के बाद उसमें दोबारा चेंज किया जाएगा, उसे सक्सेसिव चेंज बोला जाएगा। ठीक है जी, सीक्वेंस में ही इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए दोस्तों, तभी सक्सेसिव चेंज लग सकता है। मैं तो रिपीट कर रहा हूं, सीक्वेंस में चेंज होने का मतलब है पहले एक बार परसेंटेज को चेंज किया जाएगा और चेंज करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको दोबारा उसमें प्लस या माइनस जो भी होगा वो किया जाएगा। दैट इज नोन एज सक्सेसिव चेंज। होपफुली अब सक्सेसिव चेंज का आपको मतलब समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब ये होगा हमारे पास इनिशियल वैल्यू 1 लाख, फाइनल कितना आया दोस्तों, 1,21,000। अब मान लीजिए हम यहां पे परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो परसेंटेज चेंज कितना बना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। तो दोनों वैल्यूज का डिफरेंस, फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस कितना बन रहा है दोस्तों, 21,000 अपॉन इनिशियल दोस्तों कितनी है जी, 1 लाख इंटू 100। तो ये कितना बनेगा दोस्तों, 21% चेंज बनेगा। मतलब कि 2 साल में 10% होने के चेंज होने के बाद टोटल जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ जी, 21%। क्योंकि ये सक्सेसिव मेथड है इसलिए इसका आंसर 21% आया है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है जी, अब चलते हैं इसके एक शॉर्टकट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। अब वो क्या है जी, 2 सक्सेसिव चेंज का शॉर्टकट है। 2 सक्सेसिव चेंज का शॉर्टकट है दोस्तों। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, हमने पॉपुलेशन को कितनी बार इंक्रीज किया, 2 बार। मतलब कि 2 बार सक्सेसिवली हमने परसेंटेज को चेंज किया, इसलिए वो उसे हम क्या बोलते हैं, 2 सक्सेसिव चेंज। तो इसका जो फॉर्मूला यूज किया जाता है परसेंटेज निकालने का, दैट इज a+b+ab/100। ठीक है, ए का मतलब है पहली बार कितना परसेंट चेंज किया गया, बी का मतलब है दूसरी बार कितना चेंज किया गया। तो पहले साल भी 10% चेंज हुआ, दूसरे साल भी 10% चेंज हुआ, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे, ओवरऑल बनेगा दोस्तों ये 21%। तो ये हमारा शॉर्टकट बनता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है पूरे क्वांट के लिए, 2 सक्सेसिव चेंज की परसेंटेज जब भी हमें कैलकुलेट करनी हो। ठीक है, उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, a+b+ab/100। ठीक है जी, अब मैं रिपीट करता हूं, सक्सेसिव चेंज दोस्तों क्या होता है, जब भी हम किसी वैल्यू में एक से ज्यादा बार एक सीक्वेंस में परसेंटेज को चेंज करते हैं उसे सक्सेसिव चेंज बोला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पे। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। हर साल 10% बढ़ रही है जी। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 years इज 1,33,100। आज से 3 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 1,33,100। हमें कैलकुलेट करनी है दोस्तों प्रेजेंट पॉपुलेशन, आज कितनी है। मतलब आज से 3 साल बाद वाली वैल्यू हमें गिवन है, आज की वैल्यू चाहिए। मतलब फाइनल वैल्यू हमें बता दी गई है, इनिशियल वैल्यू हमें पूछी गई है। ठीक है जी, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। ठीक है जी, अब इनिशियल वैल्यू मिसिंग है, x मान लेते हैं जी। अब 3 साल का समय है जी, तो मतलब 3 बार सक्सेसिवली इंक्रीज होगी तो 3 बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगेगा। पहले साल भी 10% इंक्रीज है,
दूसरे साल भी 10% इंक्रीज है और तीसरे साल भी 10% इंक्रीज है। तो 3 साल इंक्रीज होने के बाद जो फाइनली पॉपुलेशन आई है दोस्तों वो कितनी आई है? 1,33,100। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करते हैं जी। ये जीरोस हम कैंसिल कर रहे हैं पहले, और 11 का क्यूब दोस्तों होता है 1331, तो 11 का क्यूब इससे कटा देगा जी, ये बन जाएगा 100 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 लाख। ठीक है जी, तो इनिशियल या प्रेजेंट पॉपुलेशन जिसे हम बोलते हैं वो कितनी आएगी दोस्तों? 1 लाख आएगी। अब एक चीज यहां पे ध्यान में रखने वाली दोस्तों, जो गलती करता है स्टूडेंट वो क्या करता है, कई स्टूडेंट 1,33,100 में से 3 बार 10% माइनस करना शुरू कर देते हैं। वो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो लगता है वो इनिशियल वैल्यू के ऊपर लगता है, ना कि फाइनल वैल्यू के ऊपर। ठीक है जी, और अगर हमें फाइनल वैल्यू गिवन हो और इनिशियल कैलकुलेट करनी हो तो ये सारे मल्टीप्लाइंग फैक्टर दूसरी साइड पे जाके रिवर्स लगेंगे। ठीक है जी, हम डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते फाइनल वैल्यू के अंदर, ये हमेशा याद रखना। फॉर्मूला ये फिक्स रहेगा, विच इज इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। दोनों में से जो भी वैल्यू मिसिंग होगी उसको x मान के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा जी। आइए और ट्राई करते हैं। मंथली इनकम ऑफ A इज ₹10,000. He spends 10% on food and 10% on education. How much he saves? अब A की जो मंथली इनकम है दोस्तों वो 10,000 रुपए है। इस मंथली इनकम में से वो 10% फूड पे खर्चा करेगा और 10% एजुकेशन पे, तो उसकी सेविंग क्या होती है दोस्तों? खर्चा करने के बाद जो भी बचेगा। अब उसने 2 खर्चे किए। अब यहां पे ध्यान रखना दोस्तों, यहां पे सक्सेसिव चेंज नहीं लगेगा। मैंने पहले भी बताया था सक्सेसिव चेंज हम उस जगह पे लगाते हैं जहां पे हम सीक्वेंस में कोई चेंज कर रहे हैं, पर इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें उसने कोई भी खर्चा सीक्वेंस में नहीं किया। उसने क्या बोला, इनकम जितनी भी उसकी हो रही है उसमें से ही 10% फूड के लिए और 10% एजुकेशन, मतलब इस 10,000 में से वो 10% फूड को देगा और इसी में से 10% वो एजुकेशन को देगा। उसने कोई सीक्वेंस में खर्चा नहीं किया। ठीक है, तो उसका जो टोटल खर्चा माना जाएगा वो 20% माना जाएगा। अब ये ध्यान में रखना दोस्तों, कहां पे हमें सक्सेसिव लगाना है और कहां पे नहीं। जहां पे परसेंटेज चेंज का कोई सीक्वेंस ना हो, यानी कि जो भी परसेंटेज चेंज हो रही है वो साइमल्टेनियस चल रही है। साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ सारी चीजें। अब इसमें भी जो खर्चे हैं वो साइमल्टेनियस है। एक दुकान से उसने फूड लिया और दूसरा उसने स्कूल में फीस पैसे जमा करवा दिए जी। ठीक है जी, तो दोनों चीजें एक साथ हुई साइमल्टेनियस, इसलिए ये जो खर्चा माना जाएगा ये डायरेक्ट माना जाएगा 20%। ठीक है जी, तो अब उसकी सेविंग हमें बतानी है। 10,000 उसका इनकम है दोस्तों, 10,000 में से 20% उसने खर्चा करना है। अब 20% माइनस हो जाएगा, तो 20% माइनस करने का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 80/100। तो इसको सॉल्व करने पे सेविंग कितनी आई दोस्तों? उसकी 8,000 रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्या बोलता है, अब मान लीजिए इसी के में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं। अब अगर सपोज ये क्वेश्चन होता मंथली इनकम ऑफ ए इज ₹10,000, ही स्पेंड 10% ऑन फूड एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग। सपोज यहां पे हम एक क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं अपनी तरफ से, 10% ऑफ द रिमेनिंग। अगर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज यूज की जाती कि 10% खर्चा उसने किस पे किया है जी? फूड पे किया, और 10% ऑफ द रिमेनिंग उसने किस पे किया जी? एजुकेशन पे। तो उसकी अब सेविंग हमें बतानी है। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों सक्सेसिव चेंज हम यूज करेंगे। रीजन बीइंग यहां पे अब एक सीक्वेंस में खर्चा किया जा रहा है। सीक्वेंस क्या बनाया कि उसको आज मान लीजिए सैलरी क्रेडिट हुए उसके अकाउंट में 10,000 आए। ठीक है, वो बोलता है इसमें से पहला खर्चा मैं फूड पे करूंगा 10%, राशन खरीद लिया जी उसने 10% का। कहता है जी राशन खरीदने के बाद जो बचेगा ऑफ द रिमेनिंग, ये लैंग्वेज ध्यान में रखनी है इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन में। जहां पे भी ऑफ द रिमेनिंग वर्ड या ऑफ द रेस्ट यूज किया जाएगा वहां पे हम सक्सेसिव चेंज लगाएंगे। ठीक है जी, तो फूड पे खर्चा करने के बाद जो बचेगा वो उस पे आगे एजुकेशन पे खर्च करेगा। मतलब ये सीक्वेंस बना दिया जी उसने चेंज का। तो दूसरा खर्चा एजुकेशन पे है 10%। अब ये एक सीक्वेंस में है। ठीक है, तो यहां पे हम सक्सेसिव लगाएंगे। 10,000 उसकी इनिशियल वैल्यू,
पहला खर्चा फूड पे 10%, तो 10% गया मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 90/100। दूसरा जो खर्चा सक्सेसिवली फिर 10% कह दी, तो उसमें भी कितना लगेगा 90/100, तो ये उसकी सेविंग आएगी दोस्तों 8100। ठीक है, तो अब आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी कि कहां पे हम सक्सेसिव लगाएंगे और कहां पे नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन द फर्स्ट ईयर इंक्रीज बाय 10%, in the next year decrease by 10%. Once again in the third year it increases by 10% and in the fourth year it decreases by 10%. Present population कितनी गिवन हमें 20,000, तो हमें 4 साल बाद बताना है कितनी होगी। अब इसमें दोस्तों ध्यान से देखो, फिर वही चीज चल रही है जी, सक्सेसिव पहले साल बढ़ेगी, फिर पहले साल के बाद फिर दूसरा साल आएगा, तो मतलब सीक्वेंस बन गया, उसमें कम हो जाएगी, फिर दूसरे साल के बाद तीसरा साल आएगा, फिर बढ़ जाएगी, फिर तीसरे के बाद चौथा आएगा, फिर कम हो जाएगी, मतलब सीक्वेंस में परसेंटेज चेंज होगा, तो यहां पे हम सक्सेसिव यूज करेंगे। प्रेजेंट पॉपुलेशन दोस्तों में गिवन है 20,000, तो पहले साल 10% बढ़ा यानी कि 110/100, दूसरे साल 10% कम हुआ यानी कि 90/100, तीसरे साल फिर 10% बढ़ा यानी कि 110/100, फोर्थ ईयर में फिर 10% कम हुआ यानी कि 90/100। तो ये सीक्वेंस बना दोस्तों हमारे पास। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे जो हमें आंसर मिलेगा वो आएगा 19,602। 99 इंटू 99 इंटू 2 करेंगे, ये बनेगा दोस्तों 19,602। तो 4 साल के बाद पॉपुलेशन दोस्तों कितनी होगी 19,602। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, रिमेनिंग वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, 10,000 इनकम है, 10% फूड पे खर्चा है और 10% ऑफ द रिमेनिंग, लैंग्वेज हमें ध्यान में रखना है, ऑफ द रिमेनिंग, या फिर यहां पे लिखा हो ऑफ द रेस्ट। ठीक है जी, तो इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में जहां पे ये दोनों वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, ऑफ द रिमेनिंग, वहां पे हमें सक्सेसिव चेंज लगाना होगा, ये याद रखना दोस्तों। और अगर ये वर्ड मेंशन नहीं है तो हम सारी परसेंटेजेस को कंबाइन करके एक सिंगल परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनिशियली अ शॉपकीपर हैड n chocolates, a customer bought 10% chocolates from n, then another customer bought 20% of the remaining chocolates। अब ध्यान से, of the remaining, after that one more customer purchased 25% of the remaining chocolates, और दूसरे कस्टमर के बाद एक और कस्टमर आया जिसने बचे हुए में से 25% और खरीद लिए। फाइनली द शॉपकीपर इज लेफ्ट विद 270 चॉकलेट्स। ठीक है जी, सब कुछ होने के बाद उसके पास कितनी चॉकलेट्स बची जी 270 चॉकलेट्स बचती हैं। तो हमें बताना है इनिशियली कितनी चॉकलेट्स थी। अब इनिशियली पूछा गया यानी कि इनिशियल वैल्यू मिसिंग है। अब दोस्तों यहां पे भी हम सक्सेसिव चेंज यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि जो उसके पास स्टार्टिंग में n चॉकलेट्स थे उसमें से पहला कस्टमर आके खरीद के ले गया 10%, पहला कस्टमर आया लेके गया और चला गया, उसके बाद दूसरा कस्टमर आया, मतलब जो कस्टमर आ रहे हैं वो सीक्वेंस में आ रहे हैं। ठीक है जी, एक के जाने के बाद दूसरा आया और उसने बचे हुए में से चॉकलेट खरीदे, फिर दूसरे के बाद तीसरा आया उसने बचे हुए में से खरीदे, तो सक्सेसिव बन रहा है। अगर मान लीजिए ये तीनों के तीनों कस्टमर्स एक साथ आ जाते और उन्होंने, एक ने 10% उठाया, एक ने 20%, एक ने 25%, तो वहां पे हम सक्सेसिव यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो तीनों कस्टमर्स साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। पर इस केस में वो साइमल्टेनियस नहीं है क्योंकि वो सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो यहां पे सक्सेसिव। तो पहला 10% है तो 10% ले गया, कितना बचा 90/100। ठीक है जी, दूसरा कितना है दोस्तों 20%, वो ले गया तो कितना बचा 80/100, और तीसरा 25% ले गया तो कितना बचा 75/100। तो ये करने के बाद फाइनली उसके पास कितनी चॉकलेट्स बची 270 चॉकलेट्स बची जी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं जी, 25 3 25 4, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके, तो n कितना आ जाएगा दोस्तों 500। तो स्टार्टिंग में उसके पास कितनी चॉकलेट्स थी दोस्तों 500 चॉकलेट्स थी। अब उम्मीद करता हूं कि आपको सक्सेसिव चेंज का मतलब पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा कि कहां पे हम सक्सेसिव यूज करेंगे और कहां पे नहीं करेंगे,
और कैसे करेंगे सक्सेसिव चेंज वो भी आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वैल्यू ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है जी, ए की वैल्यू को 10% इंक्रीज किया गया एंड देन डिक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है जी, और इंक्रीज करने के बाद उसको फिर 10% डिक्रीज किया गया। फाइंड द नेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए, और ये ऐसा करने पे ए की वैल्यू में नेट कितना चेंज आया। ठीक है जी, अब यहां पे सोचना है कि सक्सेसिवली लगेगा या नहीं लगेगा। अब देखो, ए की कुछ ओरिजिनल वैल्यू थी, उसमें हमने पहले कुछ इंक्रीज किया, इंक्रीज करने के बाद मान लीजिए वो बी बन गया। ठीक है, और इंक्रीज करने के बाद फिर उसमें डिक्रीज किया, तो मतलब जो बी आया उसमें डिक्रीज करके हमने एक नई वैल्यू क्रिएट की सी। तो अब देख सकते हैं कि एक सीक्वेंस के अंदर चेंज किया जा रहा है, पहले ए से बी गए, फिर बी से आगे सी की तरफ बढ़े हैं। ठीक है जी, तो ये सक्सेसिव चेंज ही बनेगा दोस्तों। तो सक्सेसिव चेंज के केस में हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए ए 100 था, एज्यूम करते हैं, तो सबसे पहले हमने इसमें 10% इंक्रीज किया, 10% इंक्रीज किया तो कितना बनेगा 110/100। ठीक है, और इंक्रीज करने के बाद फिर 10% डिक्रीज किया तो वो कितना बनेगा 90/100। तो ये हमारे पास सॉल्व होके कितना आ जाएगा 99। यानी कि दो चेंजेस करने पे जो हमें नई वैल्यू मिली वो कितनी आई 99। ओरिजिनल वैल्यू दोस्तों कितनी थी 100, अब कितनी आई है 99। तो कितना परसेंट हमें चेंज दिख रहा है यहां पे 1% चेंज, और ये डिक्रीज होगा। ठीक है जी, क्योंकि वैल्यू कम हुई है, 100 से 99 आई है, तो 1% डिक्रीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों वैल्यू एज्यूम करके अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा रहे हैं। यहां पे दो सक्सेसिव चेंज हो रहे हैं, एक बार वैल्यू को इंक्रीज किया गया, एक बार डिक्रीज, तो हम 2 सक्सेसिव चेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। और फॉर्मूला क्या था दोस्तों, a प्लस बी प्लस AB/100। अब ध्यान रखें कि एक बार वैल्यू इंक्रीज हो रही है और दूसरी बार डिक्रीज, तो जब भी वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसके अकॉर्डिंग हमें साइन माइनस में करना पड़ेगा। तो पहली बार 10% इंक्रीज हुई तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, दूसरी बार 10% डिक्रीज है तो डिक्रीज है तो यहां पे माइनस किया जाएगा, तो यहां पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके दोस्तों कितना बना, ये कैंसिल हो जाएगा -1%, मतलब जो इफेक्ट आएगा फाइनल वो कितना आएगा -1। और हमारा भी जब हमने देखा तो 1% डिक्रीज ही आ रहा था, तो यहां पे भी नेगेटिव में आंसर है, इट मींस 1% डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब इसी से एक ट्रिक भी निकलती है, शॉर्टकट भी निकलता है, वो क्या है, जब भी सेम वैल्यू यानी कि सेम परसेंटेज सक्सेसिवली एक बार इंक्रीज हो रही है और एक बार डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी, हमें ध्यान में रखना है, सेम परसेंटेज सक्सेसिवली एक बार इंक्रीज हो रही है जी और एक बार डिक्रीज हो रही है, तो उसका जो नेट इफेक्ट आएगा दो चेंजेस के बाद वो आएगा दोस्तों -x²/100%। ठीक है जी, मतलब जो नई वैल्यू आएगी वो हमेशा ही डिक्रीज होके आएगी। ठीक है, और x क्या है, जितनी भी हमें परसेंटेज गिवन होगी, तो इस केस में परसेंटेज कितनी गिवन है 10, तो 10²/100 करेंगे, 100/100 यानी कि 1%। और ये आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा दोस्तों, ये फिक्स है कि माइनस में ही आएगा, मतलब जो नई वैल्यू वो हमेशा डिक्रीज्ड फॉर्म में आएगी। चाहे आप पहले डिक्रीज करके बाद में इंक्रीज कर दीजिए या पहले इंक्रीज करके बाद में डिक्रीज, दोनों में सेम ही आंसर हमें देखने को मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, तो ये था आज का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर एंड सक्सेसिव चेंज। मैंने आपको पूरी डिटेल में सारा समझाया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है, बनता कैसे है और कहां पे उसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, और उसी के बेस पे हमने बाद में सक्सेसिव चेंज को पूरी तरह से समझा कि सक्सेसिव चेंज का क्या होता है और सक्सेसिव चेंज और सिंपल चेंज के अंदर क्या डिफरेंस है, कहां पे हमें सक्सेसिव चेंज यूज करना है और कहां पे नहीं करना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो को दोबारा देखें अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो, और अगर फिर भी आपको कोई चीज में दिक्कत हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और
हमारे कंटेंट को कंटिन्यूसली अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी वीडियोस मिस ना हो। तो मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।